नमस्कार। ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार का जो इस साल का बजट है वो पेश कर दिया है। जिस साल का चुनावी बजट है, ये साल चुनावी साल है। 2023 में अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। और क्या है इस बजट की बड़ी बातें, आइए आपको बताते हैं। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की एक नई योजना शुरू की जाएगी। साथ ही साथ 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष तक दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। साथ ही साथ रसोइयों के मानदेय को भी 1800 रुपए कर दिया गया है। ग्राम पटेल को 3,000 रुपए देने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट के दौरान की है। आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होमगार्ड के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है और सहायता राशि में 25,000 की जगह अब 50,000 मिलेंगे। रीवा के शहरी क्षेत्र में भी स्थापना होगी। किसानों के लिए यह बजट कितना खास रहा, ये आपको बताते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6800 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का भी विस्तार किया गया है। नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए यह विस्तार किया जाएगा। उद्यानिकी प्रयोगों के लिए नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 5 नए जिलों में उप संचालक कृषि कार्यालय की भी स्थापना की जाएगी। धमधा में शासकीय बीज प्रसंस्करण केंद्र के लिए भी प्रावधान किया गया है। बजट में गन्ना उत्पादक किसानों को 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योजनाओं के बजट में वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। सहायता राशि में 25,000 की जगह अब 50,000 रुपए मिलेंगे। रसोइयों के मानदेय को 1800 रुपए कर दिया गया है। 1800 रुपए रसोइयों का मानदेय कर दिया गया है। ग्राम पटेल के मानदेय को भी 3,000 रुपए करने की घोषणा की गई है। आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होमगार्ड के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि यानी कि प्रतिमाह 500 रुपए की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 38 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। बेरोजगारी भत्ते के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ निराश्रित पेंशन की राशि को 350 से बढ़ाकर के 500 रुपए कर दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी जो मानदेय है वो बढ़ा लिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना होगी। खेलों को देखते हुए इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, नारायणपुर में मलखंब अकादमी की भी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। साथ ही साथ रायपुर में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी भी खोली जाएगी। कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर की घोषणा की गई है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए 25 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बात की जाए शिक्षा की तो 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। मनेन्द्रगढ़ जांजगीर चांपा में नवीन मेडिकल कॉलेज को भी स्वीकृति मिल गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो बैकुंठपुर में नवीन हवाई पट्टी, कोरबा में व्यावसायिक पट्टी निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। 97 नवीन न्यायालयों की स्थापना के लिए 23 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना के लिए 1000 करोड़ दिए गए हैं। दुर्ग से लेकर नवा रायपुर के लिए लाइट मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क के लिए 50 करोड़ की भी स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही साथ कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। रीवा के शहरी क्षेत्र में भी इसकी स्थापना होगी। तो बजट में लगभग सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। बजट में किसानों के लिए, युवाओं के लिए और कर्मचारियों के लिए प्रावधान किया गया है। चलिए बजट को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए अभय नारायण जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव चक्रवर्ती जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं गंगेश द्विवेदी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा गंगेश द्विवेदी जी से। गंगेश जी, बजट आ गया है, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर के, आपकी पहली प्रतिक्रिया?
कहा था कि ये भरोसे का बजट होगा। जी। तो उन्होंने अपनी तरफ से खासतौर पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर फिर वही प्रावधान किए हैं। और चूंकि यहाँ की 76% आबादी गाँव में निवास करती है, तो उसके हिसाब से तो बजट उनके लिए है। लेकिन इस बजट में महिलाओं के लिए उम्मीद की जा रही थी कि महिलाओं के लिए कुछ ठोस बड़ी घोषणा होगी, क्योंकि 3 वरिष्ठ महिला अधिकारियों ने मिलकर इस बजट को तैयार करने में भूमिका निभाई है। तो इस बार ये लग रहा था कि छत्तीसगढ़ के बारे में बता दूं आपको कि 8 जिले ऐसे हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बजट में महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा होगी, तो वो एक बड़ी घोषणा इसमें मिसिंग है। और दूसरा, एक पत्रकार सुरक्षा कानून जो कि अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शामिल करके रखा था। जी। ये अंतिम बजट है। सभी पत्रकार साथियों को उम्मीद था कि इस बजट में पत्रकार सुरक्षा कानून की घोषणा होगी, जो जबकि मुख्यमंत्री कुछ महीने पिछले महीने भी इस बात को लेकर जिक्र किए थे कि पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जा सकता है। जी। और जब चुनाव की बारी आई 2018 के समय, उसमें ये बोला गया था कि जब ये हम सत्ता में आएंगे तो पत्रकार सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट तैयार है और उसको लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों के बीच में इस बात को लेकर निराशा देखने को मिल रही है, जबकि 2 बड़े पत्रकार आज सलाहकार हैं, एक राजनीतिक सलाहकार है और एक मीडिया सलाहकार है। उसके बावजूद अगर पत्रकार सुरक्षा कानून, इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हुई थी, उसकी भी घोषणा नहीं हुई। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पत्रकारों में निराशा दिख रही है। और शराबबंदी को लेकर भी उम्मीद थी कि घोषणा होगी, क्योंकि ये भी घोषणा पत्र का था इशू। जो इशू छूटे हुए घोषणा पत्र में उनमें से एक बड़ा इशू था जिसको लगातार भाजपा और विपक्षी पार्टियां निशाना बना रही हैं सरकार को। तो मुझे लग रहा था कुछ ठोस पहल इस बजट में होगा, कुछ ना कुछ एक बड़ा प्रावधान होगा शराबबंदी को लेकर, लेकिन उसकी भी कोई घोषणा इस बजट में दिखाई नहीं दे रही है। जी। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हिसाब से तो ठीक है। जी जी जी। गंगेश जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अगर देखा जाए तो बहुत सारी घोषणाएं सरकार ने की हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बजट को कैसे देखते हैं? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो खेल अकादमी की स्थापना, झीरम जैसे स्थल पे अगर राष्ट्रीय खेल अकादमी खुलना एक बड़ी चुनौती वाला बड़ा कदम होगा, क्योंकि कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी वहां साफ हुई है। झीरम वो स्थान है जहाँ पे आप लोग को भी याद होगा, बहुत बड़ी घटना हुई थी पिछले 2014 चुनाव के पहले जी। तो उस समय एक पीढ़ी पूरी कांग्रेस साफ हुई थी। अगर वहां पर इतना बड़ा अगर अकेडमी खुलता है, स्पोर्ट्स अकेडमी, तो बड़ी अचीवमेंट होगा और बस्तर के लिए बड़ा अचीवमेंट होगा वो जी। दूसरी बात, इधर ये मिसिंग भी था पिछले 4 बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट था वो मिसिंग था, वो इस बजट में पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। सड़कों को लेकर भी काफी कुछ इसमें है, और भवन निर्माण है, खासतौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को का मानदेय बढ़ा के एक बड़े वर्ग को साधना के प्रयास करके पूरे प्रदेश में 40,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसमें महिला कार्यकर्ता है और असिस्टेंट है। उनको एक तरह साधने का प्रयास किया गया इस बजट में, वो भी एक अच्छा प्रावधान है, उनके लिए लाभदायक होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ चर्चा में अभय नारायण जी भी जुड़े हुए हैं। मैं एक सवाल उनसे ले लेता हूं। अभय नारायण जी, बजट तो आ गया है, चुनावी साल है, कहा गया था कि भाई ये भरोसे का बजट होगा, लेकिन गंगेश जी की अगर माने तो पत्रकारों का आपने ध्यान नहीं रखा है। अभय जी देखिए, बजट भरोसे का है दिव्यांशु जी जी। और पत्रकार साथियों के लिए गृह निर्माण हेतु 25 लाख रुपए तक लोन की घोषणा की गई है। बिल्कुल। पत्रकार साथियों के लिए हमेशा सुरक्षा कानून की भी बात हो रही है, किन कारणों से छूटा है उसकी बात होगी, लेकिन पत्रकार साथियों का भी ध्यान रखा गया है जैसे सभी वर्गों को रखा गया है जी। और आज बजट सर्वहारा वर्ग का बजट है। आज बजट गरीब का, गांव का, किसान का, मजदूर का बजट है। आज सबसे बड़ी बात, जो आंगनबाड़ी की हमारी बहनें लगातार अपने मानदेय की बात कर रही थी, आज उनको अपार खुशी दी गई है। 10,000 रुपए तक उनका मानदेय किया गया, सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया गया, पटवारों का मानदेय बढ़ाया गया। जो हमारे पुलिस के साथ, हमारे होमगार्ड के साथ ही हमेशा सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपदा विपदा में खड़े होते हैं, आज उनकी सुध ली गई है, उनका मानदेय बढ़ाया गया है जी। और जो आय के साधन है सरकार के पास, राज्य सरकार के आय के साधन का बेहतर उपयोग करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री के रूप में बजट को पेश किए हैं, ये मानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ मॉडल गरीब, गांव और किसान को ध्यान में रखकर जो बनाया गया और पिछले 4 सालों से लगातार जिन वर्गों की उन्नति के लिए काम कर रहे थे, 5वें साल में उनकी और तरक्की होगी और पूरे देश में एक मिसाल बनेगा कि केंद्र सरकार के अड़ंगे के बाद, केंद्र सरकार हमारा रॉयल्टी का पैसा नहीं देती, जीएसटी का पैसा हमारा रोक रखी है, तमाम तरह के अड़ंगेबाजी पैदा करती है, चाहे आप धान खरीदी की बात करें,
चाहे कृषि यहाँ पे रसायन लाने की बात करें, उन तमाम चीजों के बाद भी आज शिक्षा को ले लीजिए, 4 बड़े मेडिकल कॉलेज जो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए उपलब्धि होंगे। 101 आत्मानंद नए स्कूल खोले जा रहे हैं। आत्मानंद स्कूल पूरे देश में एक मिसाल बना है कि सरकारी स्कूल में सरकारी खर्चे पर और छात्रों को और वहां मजदूर किसान के बच्चों को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कराई जा रही है, उसकी ओर ध्यान दिया गया। सड़कों की भी बात की गई है, सिंचाई की भी बात की गई है। अगर इस बजट पे बहस करेंगे तो ये आधा घंटा का समय बहुत पर्याप्त नहीं होगा, पूरे दिन आज इस पे बहस चलेगी। बहुत सारे आर्थिक और उद्योग जगत के लोगों को भी आप बुलाएंगे, सब अपना विचार देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से बात करेगी, कांग्रेस अपने ढंग से बात करेगी, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की जनता है, जो छत्तीसगढ़ का और उच्च वर्ग है, अगर आप उनसे बात करेंगे तो सभी के सभी लोग इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। और ये बजट निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बनेगा और पूरे देश के वित्त मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के नेताओं को छत्तीसगढ़ से सीखना चाहिए कि कैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई जाए, कैसे गरीब किसान के जेब में पैसा डाला जाए। जिस पैसे को अलग महंगाई बढ़ा के केंद्र सरकार के लोग डाका डालने का काम करते हैं जी। आज केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बात करते हैं, रसोई गैस की हालत देख लीजिए, तमाम तरह के खाद्य पदार्थों का देख लीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिना कोई टैक्स लगाए, बिना कोई अतिरिक्त कर दिए, जनता के ऊपर बोझ दिए बिना आज इतना बढ़िया बजट और जितना संतुलित बजट इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, वो एक मिसाल है। और इसका हर वर्ग, आज बेरोजगारी की बात होती थी, सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। 5 लाख लोगों को हमने रोजगार हर वर्ष दिया है। उसके बाद भी हम बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। एक बहुत बड़ा सहारा है उन बच्चों के लिए। पैसा उनके प्रतियोगी परीक्षाओं के काम आएगा, उनको इंटरव्यू देने जाने आने में काम आएगा, तमाम तरह की सुविधाएं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों की घोषणा हुई है। इस तरह देखा जाए, एक भी वर्ग, सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं हम, एक भी वर्ग इसमें अछूता नहीं रहा है और बहुत ही संतुलित, बहुत ही अच्छा और बहुत ऐसे चुनावी बजट इसलिए कहना उचित नहीं है कि चुनाव तो कांग्रेस 18 में जीत चुकी है, 23 में तो अपने काम के बल पे हम जाएंगे, तो बहुत घोषणा करके हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने 4 साल हमारा काम देखा है और हम पे भरोसा किया है और उसी भरोसे का ये बजट था जो मुख्यमंत्री जी ने कल अपने जनता के नाम संदेश में कहा था जी। आज जब वो गाय माता के चित्र वाला सूटकेस खुला, आज गोबर से बना सूटकेस खुला, तो आज उसमें वही कुछ निकला जिन गाय माता का और भगवान का आशीर्वाद, गांधी के आदर्शों पर चलने की बात, ग्राम स्वराज की बात इस बजट में दिखाई दी है। निश्चित रूप से ये बजट छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बनेगा और छत्तीसगढ़ का हर वर्ग, हर व्यक्ति महसूस करेगा कि इस बजट में मेरा चेहरा है और मैं बजट में हूँ। चलिए ठीक है, मैं गंगेश जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। गंगेश जी, जो बात अभी अभय नारायण जी कह रहे थे, जिस तरीके से हमने देखा कि जो योजनाएं हैं उनमें जो राशि सरकार देती है उसमें राशि को बढ़ाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है और खास करके इससे जो ग्रामीण जो लोग होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो क्या ये कहा जाए कि सरकार ग्रामीण वोटर्स को साधने में सफल हो गई है इस बजट के माध्यम से? गंगेश जी, जब से कांग्रेस सरकार आई है शुरू से इनके एजेंडा एकदम क्लियर है जी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे आधारित इनका हर बार का बजट आता रहा है और इसमें खासतौर पे धान खरीदी को लेकर लगातार प्रावधान रहा है। बड़ी राशि धान खरीदी में खर्च हुई है, हो रही है। अभी देखिए एक और बता रहा हूँ, मिलेट्स को लेकर नेशनल लेवल पे पहल हो रही है जी। मुझे लग रहा था मिलेट्स के एमएसपी को लेकर भी कुछ इसमें घोषणा होगी धान के अलावा। और यहाँ पर कैफे, मिलेट्स कैफे खोलने की बात भी बीच में चर्चा में आई थी। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने तारीफ भी की थी कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मिलेट्स रागी, कोदो, कुटकी का उत्पादन होता है उसको बढ़ाया जाए तो धान के अलावा एक अच्छी वैकल्पिक और कैश क्रॉप के रूप में इसको डेवलप किया जा सकता है, इसकी अच्छी मतलब पैदावार हो और पूरे देश में इसकी डिमांड है। तो उसको लेकर भी इस बजट में प्रावधान होता है। कृषि इसमें मतलब खासतौर पर किसानों को इसका फायदा होता है, वो चीज इस बजट के घोषणा में भी दिखाई नहीं दे रही है। रही बात धान खरीदी को लेकर भी यह उम्मीद थी, मुझे लगता है कि अभी इस बार 2640 रुपए में तय किया गया था और बीच में भूपेश बघेल जी ने कहीं न कहीं जिक्र किया था इस बात का कि 2800 रुपए हम धान खरीदी की कीमत देंगे, 2800 प्रति क्विंटल। वो चीज, वो पार्ट भी अभी इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एक कदम आगे बढ़ने वाला ये बजट अभी लग नहीं रहा है। इसमें बहुत ज्यादा किसानों को खुशी होगी, जो मिल रहा है वो तो अभी मिल ही रहा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर कुछ बढ़त मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से कुछ लगातार सरकार, जो भाजपा लगातार निशाने में ले रही है कांग्रेस को,
आलोचना कर रहे हैं भाजपा के लोग, तो उसमें एक थोड़ी सी राहत मिलेगी। आवास योजना को लेकर भी उम्मीद थी कि लगातार कुछ दिन पहले भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि ये सर्वे कराएंगे, जी खासतौर पे प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी उसके साथ जोड़ के मुख्यमंत्री आवास योजना भी चालू की जाएगी यहाँ पे। जी उसको लेकर भी इस बजट में कुछ अभी घोषणा दिखाई नहीं दे रही है। तो ये ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर इस बजट में आ जाना चाहिए था, लेकिन ये चीजें मिसिंग दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। पहले जी जिक्र हुआ, उसके बाद अगर बजट में नहीं आया तो आदमी को उम्मीद रहती है, जनता को उम्मीद रहती है, और उस उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो कहीं कहीं उसका निगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है। जी तो हो सकता है इसको आगे जो विभागीय बजट है उनमें कुछ शामिल करके ला भी सकते हैं। अभी कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, अभी तो शुरुआती और अभी मतलब प्रारंभिक बजट के मुख्य आकर्षण को ही घोषित किया गया है। हो सकता है आगे जो विभाग का बजट हो तो उसमें इन चीजों को शामिल किया जा सके, ऐसी जी उम्मीद है। जी गंगेश जी, अक्सर विपक्ष जी भी इसका मुद्दा उठाता है कि भाई प्रदेश में सड़कों की क्या स्थिति है। और सड़कों की जी अगर बात की जाए तो राजमार्गों के लिए 180 करोड़ का प्रावधान किया गया है और सड़कों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये एक अच्छा कदम कहा जाएगा जहां तक सड़कों की बात है? प्रदेश की सड़कों की हालत को देखा जाए जी तो इस हिसाब से बहुत कम राशि, 500 करोड़ रुपए और 180 करोड़ रुपए में अभी जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए में मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर सड़क बनती है। जी उस लिहाज से आप देखें तो कितने किलोमीटर सड़क बन पाएगी इतने में। इसके लिए एक्चुअली बहुत बड़े बजट की जरूरत है। मुझे लगता है पीडब्ल्यूडी के बजट में वो सारे प्रावधान आने चाहिए। केंद्र जी की भी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजनाएं हैं। उन सबको मेरे ख्याल से लगता है पीडब्ल्यूडी का जब बजट आएगा तो उसमें वो चीजें उभर के आएंगी। और ये जो है ये राशि सड़कों के लिहाज से बहुत कम है। जैसा कि आज इतनी महंगी हो गई, सड़कों का निर्माण इतना महंगा है, तो उस हिसाब से ये राशि बहुत कम होगी। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अभय जी, सड़कों के लिए राशि बहुत कम है, क्या कहेंगे? अभय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है अभय नारायण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा गंगेश द्विवेदी जी का। गंगेश जी, स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि खेलों को लेकर के सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। बैडमिंटन एकेडमी खोलने को लेकर के प्रावधान किया गया और भी बहुत सारी चीजें हैं खेलों को लेकर के। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की बात की जाए, कैसे देखते हैं आप उसे, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा कि लगातार छत्तीसगढ़ कॉमनवेल्थ गेम्स की दावेदारी कर रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछली सरकार में भी सर्वे हुआ था, वहां की टीम आई थी, नेशनल टीम आई थी यहाँ पे। उन्होंने जब सर्वे किया तो एक नेशनल लेवल के बड़े आयोजन के लिए, कॉमनवेल्थ गेम के जैसे आयोजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र 24% है छत्तीसगढ़ में। जी इस लिहाज से तो ये अच्छा कदम है जो स्पोर्ट्स अकेडमी बनाई जा रही है। और बैडमिंटन की नेशनल इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी खोलने की बात हो रही है। ये सब चीजें उस लिहाज से तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये अभी अगर उस सर्वे रिपोर्ट को देखा जाए जी और कंपेयर किया जाए तो ये बहुत कम है। अभी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है छत्तीसगढ़ में बड़े खेल आयोजनों को लेके। अभी तक हम किसी एक बड़े आयोजन की मेजबानी नहीं कर पाए हैं। हाँ, हमारे यहाँ जरूर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पे 2 बड़े गेम्स हो चुके हैं। हाल ही में सेलिब्रिटी आईपीएल जैसा गेम और सेलिब्रिटीज लोग का क्रिकेट मैच हुआ, उसके पहले आईपीएल के भी 2 मैच हो चुके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो पिछली सरकार ने बनाया, इस सरकार के आने के पहले बन चुका था, उसका उपयोग होना शुरू हो गया है। हॉकी का एक स्टेडियम रायपुर में बना है और नांदगांव जिले में एक स्टेडियम है, लेकिन वहां पे कोई बड़ा हॉकी का खेल नहीं हो पाया जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ये तो ठीक है, लेकिन और बहुत जरूरतें हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कॉमनवेल्थ की जो सर्वे टीम आई थी उस रिपोर्ट को देखना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ पे बाकायदा एक खेल सचिवालय बनाने की बात की थी और उसके लिए बाकायदा राशि वगैरह भी स्वीकृत हुई थी। वो खेल सचिवालय आज तक नहीं बन पाया है। तो उस पर वो जब तक नहीं बनेगा तब तक सही बड़े आयोजन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खासतौर पर स्पोर्ट्स मामले में कर पाना बहुत मुश्किल बात है। तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, मैं अभय जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अभय नारायण जी, जो बात अभी गंगेश द्विवेदी जी कह रहे थे कि भाई राशि का प्रावधान कर रहे हैं, अच्छी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए, लेकिन राशि बहुत कम है। उनको ऐसा लगता है कि भाई ये राशि जो है बहुत कम है, क्या कहेंगे इस पर? खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए बैडमिंटन एकेडमी, तीरंदाजी एकेडमी, एथलेटिक्स एकेडमी की घोषणा की गई है और उन इलाकों में की गई है जहां से बच्चे बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। जी, राशि कम और ज्यादा नहीं, हमारी इच्छा शक्ति है। राशि और आवश्यकता होगी तो सरकार और आवश्यकता देगी। पहले हम शुरुआत कर रहे हैं और बहुत अच्छी इच्छा शक्ति शुरुआत कर रहे हैं। और खेलों को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक
मुख्यमंत्री जी ने कराए, छत्तीसगढ़ियों खेल हैं जो लुप्त हो गए थे उन खेलों की तरफ भी, और जो राष्ट्रीय खेल और अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं उनके तरफ भी आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बड़े आराम से रायपुर में आयोजित हो रहा है। तो इन तमाम चीजों की तरफ, खेल की तरफ मुख्यमंत्री सरकार का ध्यान है और बहुत अच्छी मात्रा में उसके लिए सब उपाय किए जा रहे हैं। बजट कम ज्यादा नहीं, मैंने कहा ना कि अगर बजट की जितनी आवश्यकता होगी उतनी दी जाएगी। ये बजट में एक प्रावधान है, कितना रुपया कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, सभी चीजों को समाहित करते हुए बजट बनाया जाता है। तो बजट में कहीं किसी भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी उसकी कमी नहीं होगी। और मैंने जितनी कुशलता से कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है, सरकार के पास अलग से कर लेने का कोई उपाय नहीं होता। जो कर के सुविधाएं हैं वो फिक्स रहती हैं कि वही पैसा आएगा। उस पैसे का समुचित उपयोग हो और सभी वर्गों तक वो पैसा पहुंचे, इसका ध्यान रखना बजट में बहुत आवश्यक था। और सर्वहारा वर्ग का बजट बनाते समय ये ध्यान रखा गया, किसी को भी प्राथमिकता दी गई, मजदूरों को प्राथमिकता दी गई, तमाम छोटे उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया, शिक्षा को, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दिया गया, उसी तरह खेल जगत को प्राथमिकता दिया गया है। और कोई कमी आगे चल के बजट में इसके लिए नहीं आएगी। विभागीय बजट में जब बहस होगी और राशि की आवश्यकता होगी तो और बढ़ाया जाएगा। जी चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। सीधे रुख करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। भी करने का लिए प्रावधान हमने किया है। और अभी बस्तर में या जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ हम लोगों ने 10,000 रुपया प्रति पंचायत को, हमने 10,000 5,000 10,000 रुपया 10,000 रुपया प्रति पंचायत को कोई भी त्यौहार जैसे मनाते हैं तो उसके लिए हमने सहयोग राशि की व्यवस्था की थी। तो मैदानी हिस्से में भी जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए भी छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि दोनों के लिए व्यवस्था की है, उधर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी। पर्यटन के भी बढ़ावा हम लोग देंगे। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की कोई कमी नहीं है, उसको लगातार बढ़ाने के लिए। दूसरा, हमारे जो ये धरोहर है उससे हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी अवगत हो, तो इसके लिए बच्चियों को भी भ्रमण कराने की व्यवस्था इसमें की गई। उस शिक्षा में भी हम लोगों ने बहुत सारे काम हम लोगों ने हाथ में लिया है। तो कोशिश यही है कि हर वर्ग को हम लोग लें। और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ है, उसका आप कैंपस सेंटर नवा रायपुर में होगा। और उसी प्रकार से संगीत महाविद्यालय भी 4 संभागीय मुख्यालयों पर संगीत महाविद्यालय और 6 कन्या महाविद्यालय सहित कुल 23 नवीन महाविद्यालय स्थापना की जाएगी। जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उस राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना भी प्रारंभ की जाएगी। आईटीआई के लिए भी हम लोगों ने प्रावधान इसमें किया है, नवीन आईटीआई भी खोले जाएंगे और पुराने जो आईटीआई है उसके उन्नयन हम लोग करेंगे, उसकी भी व्यवस्था की गई। और जो छात्रावास में जो बच्चे रह रहे थे आश्रम और उसमें, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पिछले समय बस जगदलपुर में छात्र छात्राओं पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं के सम्मेलन हुआ था और उसमें मांग भी उन्होंने की थी। तो छात्रावास आश्रम में प्रयास विद्यालयों में रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति में 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह। और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भोजन सहाय योजना पहले 700 रुपया था, पहले 500 था, हम ही 700 रुपया बढ़ाए थे, अब उसको 1,200 रुपया हम लोगों ने कर दिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी दुर्गम और दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना की भी व्यवस्था की गई है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर क्षमता वाले एकीकृत चिकित्सालय की स्थापना हेतु भी 85 करोड़ की व्यवस्था हम लोगों ने की है। बहुत सारे व्यवस्था है जिसमें आप सब ने देखा है कि रायपुर में खारून नदी तट पर रिवर फ्रंट का निर्माण और साथ ही शारदा चौक से
तात्यापारा चौक तक के सड़क चौड़ीकरण के लिए भी इसमें प्रावधान, और राजधानी रायपुर में तेली बांधा से वीआईपी चौक तक फ्लाईओवर, इसका भी प्रस्ताव है। सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 7,000 करोड़ से अधिक का इसमें हम लोगों ने प्रावधान किया है। पुलिस के लिए भी लगातार हमारी कोशिश है। डायल 112 योजना पूरे राज्य में विस्तार हम लोग करेंगे, और पुलिस कैंटीन बस्तर के 7 जिले में पुलिस कैंटीन भी शुरू किया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था है। न्यायालय के को भी मजबूती देने के लिए उसमें भी 23 करोड़ के नवीन न्यायालय की स्थापना है, तो 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान किया गया है। जिला अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए भी 13 करोड़ 76 लाख का प्रावधान किया गया है। प्लास्टिक पार्क का भी प्रावधान है, और जो छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति जो 2019 से 2024 बना है, तो जो उनको सहायता मिलना चाहिए वो उसके लिए प्रतिपूर्ति के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। और हथकरघा में जो प्रौद्योगिक संस्थान है चांपा, उसके भवन निर्माण और प्रयोगशाला के लिए भी 5 करोड़ का हम लोगों ने प्रावधान किया है। तो आप सब ने सुना है, आप सबकी तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। मुख्यमंत्री जी, मैं योगेश मिश्रा हूं, सुदर्शन न्यूज से। आपने अपने स्पीच के शुभारंभ में एक शब्द कहा कि 2018 में जो वादे किए गए हैं उसको यथासंभव पूर्ण करने का ये प्रयास है, ये बजट जो है। सर, नियमितीकरण को लेकर के एक जन घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया था, काफी सारे लाखों कर्म अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता के स्नेह और आशीर्वाद से 4 वर्ष पूर्व तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से चर्चा की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, अभय नारायण जी और गंगेश द्विवेदी जी। अभय नारायण जी, मैं आप ही से सवाल लेना चाहूँगा। जिस तरीके से जो बात अभी गंगेश जी कह रहे थे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने कही कि राशि तो दी है, अच्छी बात है, लेकिन उतनी राशि नहीं दी गई है जितनी देनी चाहिए थी। विपक्ष एक बात और कह रहा है कि ठीक है, आपने घोषणा कर दी योजनाओं में राशि को बढ़ाने की, बड़ा सवाल यह है कि पैसा आएगा कहाँ से? अभय जी। गंगेश, दिव्यांशु जी, यही विपक्ष है। जब मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपए कुंटल में धान खरीदने की घोषणा की थी, तब भी कहा था कि पैसा आएगा कहाँ। मैंने कहा ना कि पैसा जो हमारे स्रोत है उनसे आएंगे, लेकिन जो केंद्र से राशि हमारी आनी है, जो नहीं आ रही है, वहां से भी पैसा आएगा। हमारी इच्छा शक्ति और आर्थिक बजट में समायोजन सभी वर्गों का कैसे हम करें, ये हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और जितना भी जो भी बजट में प्रावधान किया गया है, बताया गया है कि पैसा आएगा यहाँ से और खर्च यहाँ होगा, वो बजट में है, बजट में प्रावधान है और बजट दिखाई दिए जाता है। तो चिंता विपक्ष न करे कि पैसा कहाँ से आएगा। पैसा छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ियों के लिए लगेगा। गरीब किसान और मजदूर के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं और जो उन पे काम में बजट में घोषणाएं की गई है, सड़क की बात हो, स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, नए कॉलेज भवन बनाने की बात हो, तमाम चीजों के जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो पूरा होते दिखेंगी। 4 साल में हमने भरोसा कायम किया है और ये भरोसे का बजट है, तो ये आगे भी भरोसा कायम रहेगा। और कहा हमने चुनाव उतना महत्वपूर्ण है जितना जनता की भलाई महत्वपूर्ण, जितना जनता के लिए काम करना महत्वपूर्ण है। 2018 से पहले जो 15 साल की सरकार थी तो जनता का भरोसा खो दिया था। इसलिए कि बजट में कहते कुछ थे, करते कुछ थे। यहाँ भूपेश बघेल जी ने जो बजट में कहा है वो करते दिखेंगे आपको, और सारी चीजें आपको जमीन पर दिखाई देगी। कोई आसमानी बात हमने बजट में नहीं की है। जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी सच्चाई है, जो जमीनी योजनाएं हैं, उन पर हम बजट में काम किए हैं। बजट में आपको सड़क बनते भी दिखेगी, अस्पताल बनते भी दिखेगा, कॉलेज और स्कूलों के भवन बनते भी दिखेंगे, और उसमें गुणवत्ता सहित पढ़ाई होती भी दिखेगी। उसी तरह तब निराश्रितों का पेंशन का मामला था, अभी बात हो रही थी, गंगेश जी कह रहे थे कि 2800 रुपए धान की बात लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे थे। 2640 रुपए तो आज मिल रहा है, अगली खरीदी 2800 की होगी। हमारा जो राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा है वो फिक्स है, और जो
समर्थन मूल्य बढ़ेगा, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2800 रुपया हमको इस बार धान में प्राप्त होगा। तो धान की खरीदी, समर्थन मूल्य प्लस हमारे राजीव न्याय योजना का पैसा उनको 4 किस्तों में हम लगातार दे रहे हैं। धान के अलावा भी जो दूसरी खेती करते हैं उनको भी हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है। गौठान समितियों को भी हमने प्रोत्साहित किया है, गौठानों में रोजगार देने का भी काम किया है। स्व सहायता समूह के लोगों को भी हमने ऋण माफ करने के बाद भी उनके जेब में पैसा डाला है और उनको काम करने प्रोत्साहित किया है। तो आर्थिक तरक्की जिस तरह गांवों की हो रही है, रीपा के माध्यम से जो गांव में काम कराए जा रहे हैं, और पूरे कोरोना काल में आपने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान की हालत खराब थी, यानी प्रदेशों की हालत खराब थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाजार गुलजार थे, छत्तीसगढ़ के बाजार में पैसा था। ठीक है, इसलिए कि हम मजदूर किसान की जेब में पैसा डाल रहे थे। ठीक है अभय नारायण जी, हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ चर्चा में के.एस. चौहान साहब जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। के.एस. चौहान साहब मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आए हैं, और जब अभी अभय नारायण जी बोल रहे थे तब भी वो मुस्कुरा रहे थे। चौहान साहब, बजट आ गया है, चुनावी साल है, कैसे देखते हैं इस बजट को, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, इनका पिछला बजट था 1,04,000 करोड़ जी, ठीक है। अब 1,04,000 करोड़ में इनकी ही साइड बोल रही है कि हमने 88,000 करोड़ ही खर्च किया है जी, और हमारी इनकम टोटल थी 89,000 करोड़ रुपया। अगर आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो 5 से 6% इनकम बढ़ती है किसी भी राज्य की, अगर वो सुचारू रूप से ठीक ठाक चलता है तो जी। पिछले 4 सालों का बजट आप निकाल के देखिए, जो हिस्ट्री हमारे को पता चलती है, तो 20%, लगभग 20% आपका बजट जितना भी आपने दिया था 20% लैप्स हुआ है। मतलब आपने उसका बजट 20% का काम नहीं किया है पिछले 4 साल से। दूसरी बात यह है कि आज आप रेवड़ियां बांट नहीं रहे हैं, सिर्फ रेवड़ियां दिखा रहे हैं। आज आप खजाना लुटा नहीं रहे हैं, खजाना बता रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। आज बता सकते हैं, बहुत ज्यादा बता सकते हैं, इससे भी ज्यादा बता सकते हैं, इससे भी ज्यादा घोषणाएं कर सकते थे, लेकिन लोग जागरूक हैं। वो 1,21,000 का बजट आप खुद बताइए, जब आपकी इनकम ही 90,000 होगी तो 1,21,000 करोड़ रुपया आप खर्च कहां से करेंगे मेरे भाई? आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। 1,21,000 करोड़ में भी आपने पीएम आवास को तवज्जो नहीं दिया। 16 लाख परिवार आज रोड में है, 16 लाख परिवारों की छत नहीं है। 60% केंद्र से आता है, 40% आपने भेजना है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया है, आपने पुलिस भर्तियों को रोजगार नहीं दिया। पुलिस भर्तियां की 14,000 पद रिक्त है और 1,000 जनता के पीछे 2.6 पुलिसकर्मी हैं आज की डेट में। इस वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, लगभग ये होना चाहिए 12, लेकिन कोई बात। चौहान साहब माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री कह रहे थे कि डायल 112 सेवा का विस्तार करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। जी, मैं ये बोल रहा हूं कि इनकी जो भी विस्तार की योजना है, इन्होंने आत्मानंद स्कूल की बात की, इन्होंने डायल की विस्तार की बात की, इन्होंने 5 मेडिकल कॉलेज की बात की। तो 5 मेडिकल कॉलेज 3 महीने में तो हो नहीं पाएंगे। इन्होंने जो भी घोषणाएं बड़ी बड़ी की हैं, बहुत स्मार्टली उसको बोलना चाहिए, बहुत ही स्मार्टली उन्होंने लॉन्ग टर्म में डाल दिया, जिसका अभी जनता से कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि चुनावी साल आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये फिर घोषणा पत्र में तब्दील हो जाएगी। ये एक्चुअल में इनका घोषणा पत्र है कि हम आगे ये करेंगे, हम आगे ये करेंगे। लेकिन आप एक धरातल में बताइए कि आपने जो भी घोषणाएं आज की डेट में की हैं, लेकिन क्या वो उसको पूरा कर पाएंगे? 1,21,000 करोड़ रुपए, आपका 90,000 करोड़ रुपए आपकी इनकम आज तक टच नहीं की है दिवांशु जी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप 90 रुपए आप कमा नहीं रहे हैं, आप 1,121 रुपए आप खर्च करने की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे? ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, मैं जवाब जान लेता हूँ। जी, ठीक है चौहान साहब। अभय नारायण जी, चौहान साहब की बात पर क्या कहेंगे? आय है नहीं है, खर्चा अपन ज्यादा करने वाले हैं, क्या कहेंगे? चौहान साहब अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निकल के आ रहे होंगे और पहाड़ा पढ़ के आ रहे हैं कि क्या बोलना है, कैसे करेंगे। जब हम धान खरीद रहे थे तो कैसे धान खरीदेंगे,
कैसे ये सरकार चलाएंगे, आम कैसे जनता का गोबर की सवाल है खरीदी ये। होगी। आज सब कुछ छत्तीसगढ़ में हो रहा चौहान साहब, आप आंख खोलिए और आम देखिए जनता का ये कि हम एक अरे, लाख अभय टन नारायण के जी, ऊपर धान आप खरीद रहे सुनिए हैं। मेरी बात। किसानों मेरी को बात चौहान तीन दिन के साहब अंदर उनकी नहीं, बात तो आप पूरी हो जाने बताइए दीजिए, कि पूरी बात सुन लीजिए जी। अभय नारायण जी अपनी बात पूरी कीजिए। किसानों को 3 दिन के अंदर हम भुगतान कर रहे हैं। ठीक है। आप बारदाना नहीं देंगे तो भी हमने बारदाना उपलब्ध करा दिया। आप रासायनिक खाद नहीं भेजे, हमने वर्मी कंपोस्ट से उसकी पूर्ति की। बघेल की सरकार है चौहान साहब, रमन सिंह की सरकार नहीं है जो अडानी और अंबानी के भरोसे बजट बनाती है। ये किसानों के भरोसे हमने बिना 1 रुपया कर लगाए, बिना कोई टैक्स का बोझ बनाए हमने जनता को राहत दिया है। और आप देखिए कि हमारी इनकम कितनी है और खर्च कितना है। खर्च होगा, किसानों पे होगा, गरीबों पे होगा। आप वही और तो आप हम रेवड़ी बोल रहे बोल रहे हैं हैं कि ना, खुद देखिए जो आप। अभय जनता जी, को अभय आपने जी, वो रेवड़ी है। अभय जी जो बात और जो अभी अडानी चौहान अंबानी साहब को कह रहे देते हैं, वो क्या थे, है? जी जो बात अभी चौहान साहब कह रहे थे कि भाई जो समय अडानी कम है अंबानी और को आपने देते हैं, मेडिकल वो क्या कॉलेज है? की घोषणा तो कर दी है। मेडिकल कॉलेज कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगती है और उसमें समय भी लगता है। ऐसे ही जो लाइट मेट्रो की घोषणा आपने की है कि भाई नवा रायपुर से दुर्ग तक आप लाइट मेट्रो चलाएंगे, तो लाइट मेट्रो चलाने में तो समय लग जाएगा। अभय जी, हमने इस बजट में प्रावधान रखा है कि लाइट मेट्रो बनाने की ओर कदम बढ़ाएंगे, जी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। मेडिकल कॉलेज रातों रात बन के तैयार नहीं होते, ये बिल्कुल। बात भूपेश बघेल जी भी जान रहे हैं और कांग्रेस भी जान रही है। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति है कि हम तो खड़ा करेंगे। हमने इन 4 सालों में मेडिकल कॉलेज खड़े किए, हमने इन 4 सालों में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खड़े किए, हमने इन 4 सालों में मोबाइल यूनिट गांव-गांव भेजा, हमने इन 4 सालों में मोबाइल यूनिट दाई दीदी क्लिनिक योजना बाजार तक में भेजा, जनता के पास हमने पहुंचाया। अभय और जी, यही चौहान साहब रहेंगे। अभय जी 4 इसी सालों में छत्तीसगढ़ प्रदेश सड़कों की देखेंगे क्या स्थिति है ये देख कैसे सकते हैं आप, बनेगा। जाकर के देख लीजिए एक बार कि सड़कों की क्या स्थिति है। और आप कह रहे हैं कि 500 करोड़ में सड़कें सुधार देंगे, कैसे सुधारेंगे सड़कें 500 करोड़ में? सड़कें आज जितनी सड़कें अच्छी हैं वो अच्छी हैं। जिन सड़कों को सुधार की आवश्यकता है उनको हम 500 करोड़ में सुधारेंगे और 500 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी तो और बजट में प्रावधान किया जाएगा। सड़कें छत्तीसगढ़ में हैं और अच्छी हैं। ग्राम मुख्यमंत्री सुगम योजना के तहत सारी सड़कों को जोड़ने का काम किया गया। ये तो 15 साल में बना के गए थे सड़क, वो सड़क उखड़ गई। 15 साल का भ्रष्टाचार की सड़क है जिसको हम बना के ठीक कर रहे हैं। ये तो धूल छोड़ के गए थे, उनको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। अरे हम तो 15 साल का पाप धोने में समय लगा रहा था और उसके बाद भी नवाचार की योजना है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बात है। आज देखिए आप केंद्र सरकार की सारी योजनाएं जितने अच्छे ढंग से छत्तीसगढ़ में चलती हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों में नहीं चलती। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ये तो सब पैसा सरकार बनाने पे खर्च करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। खरीदने में खर्च करते हैं। चलिए, ठीक है, लेकिन ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार एक मॉडल है जिससे केंद्रीय वित्त मंत्री को भी सबक लेना चाहिए जी। कि छत्तीसगढ़ में कैसे बजट बनता है, कैसे उस बजट में गरीब किसान स्थापित होता है, कैसे उस बजट में छत्तीसगढ़िया स्थापित होता है। ठीक है, और ठीक है। प्रधानमंत्री आवास की 15 लाख की बात कर रहे हैं ना, हमारा 1 अप्रैल से सर्वे चालू होगा, हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। उसके लिए प्रधानमंत्री आवास है और इस तकबा की आवश्यकता नहीं है। 4 साल से इन लोगों ने पैसा रोक के रखा है। 4 साल से प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद चौहान साहब नाराज मत होइए, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं चौहान साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन उससे पहले मैं गंगेश जी से एक त्वरित प्रतिक्रिया ले रहा हूं। गंगेश जी, जो बात अभी थोड़ी देर पहले अभय नारायण जी कह रहे थे कि हमने कोई नया कर नहीं लगाया है, बिल्कुल यही बात अभी थोड़े दिन पहले जब मध्य प्रदेश का बजट आया था तब भी कही गई थी कि भाई इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। क्या केवल नया कर नहीं लगाने मात्र से राहत मिल जाएगी? गंगेश जी, नहीं, और नया कर नहीं लगाने से तो समझ लीजिए एक आम लोगों को थोड़ी सी राहत तो मिलेगी, लेकिन जिस तरह से कहना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के हिसाब से इन्होंने जो बजट प्रावधान किया है उसमें एक जो मिडिल वर्ग है अपना छत्तीसगढ़ का, मिडिल क्लास को बहुत उम्मीद थी इस बजट में कि हमारे लिए कुछ बड़ी घोषणाएं इसमें हो सकती है। बिल्कुल। तो टैक्सेशन का ऐसे मामला केंद्र से आता है, तो केंद्र ने वैसे 7 लाख तक टैक्स छूट दे रखा है, इनकम टैक्स के साथ में। लेकिन खासतौर पे गृहिणियों के लिए सबसे बड़ी चीज होती है रसोई गैस का दाम और घर का बजट जी। घर के बजट को लेकर मुझे लगता था कि इसमें कुछ ना कुछ बड़ा प्रावधान उल्लेखनीय घोषणा जरूर होगी, जिससे कहीं न कहीं गृहिणियों को अपने घर के बजट को मैनेज करने की व्यवस्था हो सके। चाहे उसमें टैक्स नहीं लगाया नया तो ठीक है, लेकिन पेट्रोल डीजल की दाम को लेकर भी अगर चाहते हो कुछ वेट टैक्स में कमी कर सकते थे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कम होने से कहीं न कहीं
खाद्य कोई भी सामग्री है, खाने के लिए सामग्री है, उसका रेट घटता जी खासतौर पर। जैसे प्याज है, बाहर से आता है तो वो महंगा आता है। ट्रांसपोर्टेशन कम होने से बहुत सारी सब्जियां जो है पड़ोसी राज्यों से आती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कम होता। तो इस तरह से कुछ राहत महिला वर्ग खासतौर पर जो आदिवासी प्रदेश उसके लिए भी मिलनी चाहिए थी, वो इसमें नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा हूँ आपको, 500 करोड़ तो मुझे लगता है राजधानी रायपुर की सड़क सुधारने में लग जाएगा। यहाँ पर खुद इसी नगर निगम वाले खोद रहे हैं, या मुझे लगता है कि केबल बिछाने वाले खोद रहे हैं, पता नहीं। पूरी सड़कें शहर की खुदी हुई हैं, इस सड़कों को वापस पैचअप करने में ही मुझे लगता है 400-500 करोड़ रुपया खर्च जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सड़क निर्माण की जो राशि बहुत कम है, उस पे अलग से प्रावधान करने की जरूरत है। ठीक है गंगेश जी। जी। तो चौहान साहब का मैं रुख करना चाहूंगा। चौहान साहब, अभी आपने अभय नारायण जी की बात सुनी और आपने गंगेश जी की भी बात सुनी, और गंगेश जी की बातों का जो सार निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि भाई राशि का जो प्रावधान हुआ है वो काफी कम है, ऐसा उनको लगता है। क्या कहेंगे इस पर? किसका प्रावधान कम हुआ है? जो राशि का प्रावधान सरकार ने किया है योजनाओं के लिए वो काफी कम है, उनके हिसाब से वो काफी कम है। बिल्कुल प्रावधान कम किया है, क्योंकि इनका मेन जो प्रॉब्लम है दिव्यांशु जी, वो है इनकम के स्रोत। इनकम के स्रोत आप जब तक नहीं बढ़ाएंगे, आज ये देख लीजिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जो पिछले साल 18.6% था, वो आज के डेट में 9.33% है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन 50% ग्रोथ नीचे आई है। तो किसी भी राज्य का, किसी भी देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो सिविलाइजेशन होगा, सिविलाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन होगा। हर एक इंसान की इनकम पर कैपिटा, एक प्रति व्यक्ति आय, इस पे डिपेंड करती है कि आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका डिपेंड किस पे करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे करता है। यही इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ग्रोथ हो रही थी रमन सरकार में, आज हमें भूपेश सरकार की उसमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। दूसरा कारण यह है कि पुलिस व्यवस्था नहीं है, अपराध आपके बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तीसरी व्यवस्था है कि आपके यहां से छोड़ के जा रहे हैं, पलायन भी कर रहे हैं कुछ लोग, तो लेबर प्रॉब्लम भी हो रही है। तो ये सब चीजें देखेंगे तो ये प्रॉब्लम आती है। और मैं अभी पिछले जन घोषणा 2018 का जो जन घोषणा पत्र था, उसमें आप देखेंगे तो आज 5वां आखिरी बजट भी आपका चले गया, उसमें आपने अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने फंड नहीं डाला। तीसरा, बेरोजगारों को आपने अपना नौकरियां नहीं दी। चौथा, आपने 1000 होमगार्ड महिला का वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, वो आपने पूरा नहीं किया। पांचवा, आपने शिक्षा कर्मचारियों को आपने जो नियमितीकरण करना था वो नहीं किया। पुलिस विभाग को नहीं किया, और ये जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग के भी कर्मचारियों को आपने नियमितीकरण नहीं किया। ये पूरी लिस्ट है। जबकि आप अभी राजस्व घाटा आपका 2.99% है, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि दूसरे राज्यों से, ये जहां पर हम सीमावर्ती राज्य देखते हैं तो सीमावर्ती राज्यों में सबसे बड़ा घाटा हमारा 2.99 है। और आप बोलते हैं कि पूंजीगत व्यय हम करेंगे 15,000 करोड़ रुपए। आपका सिर्फ बोलना 15,000 करोड़ रुपए भी कम है। कम से कम 23 से 25% किसी भी बजट का पूंजीगत व्यय होना चाहिए, जो कि आज की डेट में 14% भी आपने घोषणा नहीं की है ये पूंजीगत व्यय की। और इसी के कारण क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसी के कारण इनकम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि 17% आपको कर्ज जो लिए हुआ है आपने, उसमें आपको इंटरेस्ट पटाना पड़ता है। अब आप 17% कर्ज आप पटाएंगे, उसको आप पूंजीगत व्यय में नहीं डालेंगे तो यही हाल होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। आप चाह के भी अगर चाहते भी होंगे ना, तो भी आप चाह के आपकी नीतियों के ये दुर्गामी परिणाम दिखा रहे हैं कि आप ये यहाँ पर वो अपना नौकरियां नहीं दे सकते। इसी वजह से आपने आरक्षण का मामला उलझा दिया। आरक्षण का मामला सिर्फ इतना ही है कि आपको नौकरी नहीं देनी है, सिर्फ इतना ही है।
और कोई कारण नहीं है। आप बोलते हो कि सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे आज आपको ध्यान में आता है कि आवास का सर्वे कराना, प्रधानमंत्री आवास का 2011-12 से पूरे हिंदुस्तान में 2011-12 के सर्वे के हिसाब से प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया जा रहा है। आपके राजस्थान में भी, जहां आपकी कांग्रेस सरकार है, वहां पर भी 2011-12 के सर्वे के हिसाब से किया जा रहा है। आप अभी बोल रहे हैं सर्वे करवाना है, जबकि 3 महीने के बाद आपकी आचार संहिता लग जाएगी। आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आप जो भी आप घोषणा भी कर रहे हैं 1,21,000 करोड़ की, वो सिर्फ टाइम पास है। लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म में ज्यादा चौहान साहब, जी 250 करोड़ का प्रावधान किया है सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के लिए। वो कह रहे हैं कि भाई शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की एक नई योजना शुरू की जाएगी, क्या कहेंगे? आप एक बात बताइए कि 250 करोड़ रुपए जो किया है वो कितने, आज हमारे लगभग 45 से 50 लाख युवा बेरोजगार हैं जी। एक आंकड़ों को समझिएगा, आप काट छांट के 250 करोड़ आप ले आए, और उसमें क्या होता है कि 8 लाख लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता दे सकते हो आप। लेकिन बेरोजगार कितने हैं? यहां पर आपके मुख्यमंत्री जी के जिले में ही 1 लाख से ऊपर लोग बेरोजगारी का फॉर्म भर के बैठे हुए हैं, रजिस्टर्ड बेरोजगार है, रजिस्टर्ड। उनको आप कैसे नहीं देंगे? और आपने कंडीशन डाल दी है कि अगर कोई आदमी 2 साल से मतलब बेरोजगार वो पंजीयन नहीं होगा तो वो नहीं कर सकता है। कोई 2 साल से घर में बैठा होगा उसी को मिलेगा। तो आप एक बात बताइए कि 2,500 रुपए के लिए कोई बच्चा 2 साल घर में बैठे रहेगा? उनके ऊपर आप कंडीशन डाल दिए कि अगर आप प्राइवेट नौकरी भी करते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। उसके ऊपर कंडीशन डाल दिए कि 12वीं पास होना चाहिए। उसके ऊपर कंडीशन डाल दिए कि अगर खाली भी बैठे हैं तो अगर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है तो भी उसको नहीं मिलेगा। तो आप देना किसको चाहते हो? आप देना किसी को नहीं चाहते हो। आप जहां 40 लाख बेरोजगार हैं वहां 8 लाख बेरोजगारों के लिए आपने प्रावधान किया है। दिव्यांशु जी, प्रावधान आपने दिया नहीं है, सिर्फ प्रावधान किया हुआ है। और इसमें भी 8 लाख बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिलेगा। आप लिखवा के ले लीजिए, क्योंकि जो नीति चल रही है पहले ही आपकी जो हिस्ट्री बताती है, भूपेश है तो भरोसा नहीं है, भूपेश है तो भ्रम है, ये दिखा रही है हिस्ट्री कि 4 सालों से आपने क्या किया है। 20% आपने लैप्स किया है, हर चीज में 20% लैप्स किया है। और आज आपने 1,21,000 करोड़ किस सूरत में, किस मुंह से आप 1,21,000 करोड़ का आप बजट लेके आए? आप मेरे को ये बताइए, एक आम इंसान है, एक आम छत्तीसगढ़िया आपसे पूछता है कि आपके पास 90 रुपए भी इनकम नहीं है, 120 रुपए हमारे पास कैसे खर्च करोगे? आप बताओ। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा है, चुनावी दांव पेच है, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप खुद बताइए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके पास 90 रुपए की इनकम नहीं है, 121 रुपए आप कैसे खर्च करोगे? ठीक है। एक आम छत्तीसगढ़िया पूछता है, वो राज्य सरकार से पूछता है, वो किसी कांग्रेस पार्टी से नहीं पूछ रहा है, कि किसी बीजेपी से नहीं पूछ रहा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी से नहीं पूछ रहा है। वो पूछता है प्रशासन से, शासन से, आप 1,21,000 करोड़ रुपए कैसे खर्च करोगे जब आपकी इनकम ही 90,000 करोड़ रुपए नहीं है? कैसे खर्च करोगे आप? ठीक है। चलिए, मैं अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं गंगेश द्विवेदी जी से। गंगेश जी, जो बात अभी चौहान साहब कह रहे हैं कि भाई अब आपकी इनकम ही उतनी नहीं है, आप खर्चा कैसे करेंगे, कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर जितनी इनकम नहीं है उससे अधिक खर्च कर पाना ही किसी सरकार से, तो ये बहुत सारे प्रावधान इसमें देखिए, लोक लुभावने जैसे प्रावधान है जो आगे करने वाले। अभी जैसे जिन्होंने शिक्षित बेरोजगार योजना की बात की है, अभी तो उनका आंकड़ा इकट्ठा करने में 6-7 महीने गुजर जाएंगे, तब तक नया चुनाव आ जाएगा। तो इससे इस तरह की घोषणाओं से बहुत ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और एक मैं इस बात का जिक्र आपके सामने इसलिए करना चाहता हूँ, पत्रकार सुरक्षा कानून बहुत ही आसानी से लाया जा सकता था, इसमें किसी बजट की आवश्यकता भी नहीं थी। ड्राफ्ट तैयार है। पिछली सरकार के समय जब लगातार पत्रकारों पर अत्याचार हो था तो टीएस सिद्धू जी ने उसका ड्राफ्ट भी तैयार किया था। एक पत्रकारों की सुरक्षा समिति, पत्रकारों की कमेटी के साथ मिलकर वो ड्राफ्ट 4 साल में अभी तक लागू नहीं किया जा सका। जबकि मुझे अच्छे से याद है कि जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था भूपेश बघेल जी ने, तो कहा था कि किसी पत्रकार पे अब पत्रकारी क्रम निर्भीक रहेगी, निर्भीकता से लिख सकेंगे। लेकिन उसके बाद राजधानी में ही एक पत्रकार के घर को तोड़ा गया, 3 साल तक वो जेल में रहा। इसके अलावा गरियाबंद में
कम से कम जितने मेन स्ट्रीम के पत्रकार, सारे पत्रकारों के ऊपर जी FIR दर्ज है। पुलिस जी। प्रशासन जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है पत्रकारों के खिलाफ, तो सुरक्षा की तो बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। आपने बजट में प्रावधान किया है लोन राशि देने का, पत्रकार सुरक्षित रहेगा तब तो घर खरीदेगा। इसी तरह से आपको बता रहा हूँ, सरगुजा क्षेत्र में गौ तस्करों को पकड़ने वाले कई पत्रकारों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। सारे पत्रकार आके ज्ञापन दे चुके हैं। तो सुरक्षा का जो मामला पत्रकारों को बहुत जरूरी था, उसको अगर लागू करती सरकार, चलिए, तो निश्चित तौर पर कई कई पत्रकारों को का भरोसा जीतने में आसानी होती। ठीक है, चलिए बहुत बहुत स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हुई, जी उस पर भी अभी तक कोई इसमें उसको भी लाने के लिए बहुत ज्यादा कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी। हमारे पड़ोसी राज्य ने स्वास्थ्य बीमा योजना भी लागू कर दिया, झारखंड और मध्य प्रदेश ने। उसके अलावा पत्रकार सम्मान निधि शुरू किया है झारखंड ने। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है गंगेश जी कि बहुत कुछ ऐसा था जो हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट प्रस्तुत कर दिया है। हम आपको बताते हैं कि क्या है बजट की वो बड़ी बड़ी बातें। 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष तक दिया जाएगा। साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है। साथ ही साथ रसोइयों के मानदेय को 1800 रुपए कर दिया गया है। रसोइयों के मानदेय को भी बढ़ाया गया है और ग्राम पटेल को 3000 देने की भी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दी है। अपने इस बजट में उन्होंने घोषणा की है और आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होमगार्ड के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। कन्या सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है। सहायता राशि में 25,000 की जगह अब 50,000 रुपए मिलेंगे। रीपा की शहरी क्षेत्र में भी स्थापना होगी और 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। तो ये बजट की वो कुछ बड़ी बातें हैं जो बजट में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस बार किए गए हैं। चूंकि चुनावी साल है, चुनावी साल को देखते हुए सरकार ने अपनी तरफ से काफी अच्छा प्रयास किया है कि बजट को सर्वहारा वर्ग को संतुष्ट करने वाला बनाया जाए। सभी वर्गों का ख्याल रखा जाए, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, बेरोजगार हो, किसान हो या कर्मचारी हो, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पिछले कुछ समय से काफी परेशान है। लेकिन ये भी देखने में आया है कि इस बजट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो तो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये बजट जनता को अल्टीमेटली कितना संतुष्ट कर पाता है। तो ID24 की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।